अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं ज़हरा रज़ा। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी सुबह का एक खूबसूरत सा आगाज़ भी कर चुके होंगे। हम भी अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम में एक बहुत ही अहम मौजू का इंतखाब किया है। आज का हमारा मौजू है दुनियावी मसाइल और इनका रूहानी हल। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये दुनिया जो है ये एक इम्तिहान है। यहाँ पर धूप भी है और छाँव भी है, यहाँ सुख भी है, चैन भी है और तकलीफ़ें भी हैं, मुश्किलें भी हैं और आसानियाँ भी हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हम इन्हीं परेशानियों और इन्हीं मुश्किलों की वजह से मायूसी का शिकार हो जाते हैं और अक्सर हम ये सोचते हैं कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है। कारोबार में नुकसान की वजह से, घरेलू झगड़ों की वजह से, या फिर हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए, किसी काम के लिए मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, फिर भी हमें उसमें कामयाबी नहीं मिल पाती। तो इस तरह की हज़ारों सोचें जो हैं वो हमारे जहन में आती हैं और हम मायूसी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन बिल्कुल जो लोग हमें देख रहे हैं वो मायूस ना हो, खुदा की ज़ात पर भरोसा रखें और आज का हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम देखते रहें, क्योंकि आज हमने इनवाइट किया है अपने शो पे मारूफ रूहानी स्कॉलर हैं सैयद तारिक महमूद साहब, जो कि आपको आपके मसाइल का हल बता सकते हैं रूहानी तौर पर। आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस वक्त जो नंबर्स हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबर्स पे आपको कॉल करना होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल सर, आपको खुशामदीद करते हैं शो में। सर जैसा कि मैंने बताया कि ये दुनिया जो है एक इम्तिहान है और यहाँ पर मुश्किलें भी हैं हमारे साथ और आसानियाँ भी हैं, खुशी भी आती है, गम भी आते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हम इन्हीं मुश्किलों और परेशानियों की वजह से मतलब उलझ कर रह जाते हैं और हमारी जहन में बहुत सारी सोचें भी आती हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, या किसी कोई बदनज़र तो नहीं है। बदनज़र से अगर स्टार्ट करें कि अगर बदनज़र है भी तो ये कैसे पता चले और इसका इलाज क्या हो सकता है रूहानी तौर पर? हमारी यही तकरीबन 60-65 साल की एज में हम लोग हैं। हमने अपने वक्त में एक ऐसा वक्त भी देखा है जिसमें कि बड़ा सुकून था जी। पूरा दिन बड़ी मुश्किल से गुजरता था, राहत थी, सुकून था, हाँ। मज़े थे, सच्चाई थी, इंसाफ था, सेहत तंदुरुस्ती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हम दज्जाल के पीरियड्स के नज़दीक आते चले गए, वैसे वैसे शैतानी चीज़ें बढ़ती गईं, हसद, कीना, हर चीज़ बढ़ता चला गया जी। जादू टूना बढ़ता चला गया, जिसका जिक्र बाकायदा तौर पर कुरान में है कि हारूत मारूत को अल्लाह ताला ने भेजा कि लोगों को सिखाएं कि जादू टूने से कैसे बचना है। हाँ। इसी तरह मतलब ये सिलसिला चलता रहा जी। अब हम एक ऐसे स्टेज में आ गए जिसमें टोटली हम शैतानी दौर में दाखिल हो गए हैं। हाँ। इस दौर में हर चीज़ हम लोगों पे इफेक्ट करती है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मतलब घर में कोई मेहमान आए, वो वापस चले गए, घर में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। ठीक है भाई, अच्छा भला घर में थे, क्या हो गया, किस वजह से लड़ाई हो रही है, ये गिलास यहाँ के ऊपर इस बात से लड़ाई हो रही है। ज़रा सी बात के ऊपर घर में फसाद शुरू हो जाता है। ये शैतानी अमल है, ना अकल ना शऊर। मतलब बंदा लड़ रहा है बीवी से, कोई घर में लड़ रहा है, वालिद बच्चों को डांट रहे हैं बगैर किसी वजह के। सो एक ऐसा दौर आ गया जिसमें कि हसद बहुत बढ़ गया, उसके पास ये, मेरे पास ये नहीं है। ठीक है ना, वो ये करता है, उसने ये तालीम हासिल कर ली, मैंने ये तालीम हासिल कर ली। इस वक्त जो हम प्रैक्टिकली जो हम ये काम कर रहे हैं, इस रूहानियात में हम लोग हैं। मैं पिछले 1969 से आज तक मैं ये काम कर रहा हूँ और 7th क्लास में मेरे वाले साहब ने मुझे 4 चिल्ले करा दिए, नादेली के एक अलम के पास करवा दिया, एक कब्रिस्तान में करवा दिया, एक क्रिश्चियन कब्रिस्तान में यानी गोरा कब्रिस्तान में करवा दिया, एक सिब्बी में मुझे भेजा और वहाँ जाके मुझे एक चिल्ला करवा दिया जित्ता के ऊपर, जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं हिंदुओं के। अच्छा। उसके बाद से एक सिलसिले में हम लोग दाखिल हो गए, लेकिन बेसिकली हमारा विरसा था, एज ए सैयदी हमारा विरसा था जी। हमारे बड़े भी ये काम करते थे। तो हमारे वालिद थे जो फौज में चले गए और एयरफोर्स से रिटायर हुए एज ए स्क्वाड लीडर। तो कहने की बात यह है कि एक दौर चलते चलते एक ज़माना था 1973-76 तक मैं एयरफोर्स में ट्रेनिंग कर रहा था यहाँ कुरंगी क्रीक में जी। मैं वहाँ ट्रेनिंग कर रहा था तो मैं उसको ढूंढा करता था कौन सा बंदा जिसका जन्नात के असरात हों या जादू टूने के असरात। मुझे कोई बंदा मिलता नहीं था। ठीक है, और कि मैं उसको बताऊं, एक इल्म आ गया था ना। हाँ। कि मैं उसको बताऊं, देखो मेरे पास ये इल्म है, देखो तुम्हारे पास ये असरात है। हाँ। और आज एक ऐसा दौर आ गया है जिसमें कि मैं ढूंढता हूँ कौन सा बंदा जिस पर असरात नहीं है। सही से, तो इसकी हम वजूहात पे भी बात करेंगे कि क्या माशरती बुराइयाँ इतनी ज़्यादा आम हो गई हैं हमारे माशरे में जिस वजह से यह हसद, कीना और बुग्स जो है वो बढ़ता जा रहा है। कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल है कॉल ड्रॉप हो गई है सर, मज़ीद बात करेंगे लेकिन फ़िलहाल एक ब्रेक का टाइम हो गया है तो ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद तारिक महमूद साहब। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं। तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ इस्लामिक रूहानी स्कॉलर सैयद तारिक महमूद साहब, जिनसे आप कॉल करके अपने जो भी आपके मसाइल हैं, अगर आप परेशान हैं कारोबार की वजह से या आपकी किसी की कोई ऐसी लड़की है जिसकी शादी नहीं हो रही, परेशान है, और अगर आप कोई काम करना चाहते हैं और वो काम मुसलसल नहीं हो रहा, आप सारी दुआएं कर रहे हैं उसके बावजूद वो नहीं हो रहा, तो हो सकता है कि आपके ऊपर कोई बदनज़र हो किसी की या फिर आपके ऊपर कोई असरात हो, तो वो आप जान सकते हैं तारिक साहब से। जी तारिक साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि अगर किसी के ऊपर बदनज़र है या किसी किस्म के कोई असरात हैं, क्योंकि ये तो इस्लामिकली भी है कि आपके ऊपर जादू जो है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी करवाया गया, तो उसके लिए भी कुरान की कुछ आयात हैं जो कि हमें उसका हल उस तरीके से नहीं पता होता जो कि एक एक्सपर्ट बता सकता है। तो आप क्या समझते हैं, अगर किसी पे ऐसे कोई असरात हैं, उसके सिम्टम्स क्या होंगे, किस तरह हम उसकी अलामात जान सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेरी पूरी ज़िंदगी एक निचोड़ है कि दो चीज़ें होती हैं इंसान के साथ जी, बल्कि 3 चीज़ें कहेंगे। एक है रुज्जत, जो आजकल आम आदमी वज़ाइफ पढ़े जा रहा है, उसे पता नहीं है कि वो सूट उसको कर रहा है या नहीं कर रहा, और कौन सा वज़ाइफ किस लिए, किसके लिए, किस टाइम में, उसका वक्त क्या है, उसकी तादाद क्या है, उसके परहेज़ क्या है, उसके साथ खुशबू कौन सी है। जी, ठीक है, अगर इन चीज़ों का नहीं पता तो आप वज़ाइफ ना पढ़ें। अच्छा, ठीक है, इबादत की पहली शर्त यूँ समझें, इत्मीनान कल्ब है। इतनी पढ़ाइयाँ करने के बाद भी आप तकलीफ़ों में, बीमारियों में, घर में तबाहियाँ फिरी हुई हैं, तो वो क्या है? इसका मतलब आपको पढ़ाई में कोई गलती है, अल्लाह नाइंसाफ नहीं है। जी, जी, ठीक है ना, मतलब इबादत की पहली शर्त ही मतलब इत्मीनान कल्ब है, जो हमें नसीब नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आम तौर पे जो हम एक होती है रुज्जत, आपने पढ़ाई की उससे रुज्जत होगी। नंबर 2, आपने तवीज़ गंडा खाया हुआ है, आपके पेट में मौजूद है। तीसरा ये है कि आप बीमार हैं। 3 चीज़ें हैं, चौथी चीज़ नहीं इंसान के साथ। बीमार है उसको डॉक्टर ठीक करेगा, रुज्जत ज़्यादा है तो उसको मैं ठीक कर सकता हूँ, इसलिए ठीक कर सकता हूँ कि मेरे पास एक इल्म है जो मैंने आज तक किसी से नहीं देखा। मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ, कौन सा मुल्क है जहाँ मैं नहीं गया बड़े बड़े लोगों की फैमिलीज़ को ठीक करने के लिए, और मैंने वहाँ पे जिनको भी ठीक करता हूँ मैं 2 चीज़ें देखता हूँ, उन पर या तो जादू टोने के असरात हैं या उनको रुज्जत हुई है। सही सर, यही इसी पे कंटिन्यू यहीं से करेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? कराची से बोल रही हूँ। जी कराची से, अपना नाम भी बता दीजिए। मैं नजमुन्निसा बोल रही हूँ। नजमुन्निसा बात कर रही हैं। जी नजमुन्निसा, आप क्या सवाल करना चाहेंगी? तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं मेरी बेटी है माशाल्लाह 39 इयर्स की। काफी अर्से तक मैं इनका रिश्ते वगैरह आते हैं लेकिन चले जाते हैं तो बात नहीं बनती, और कोई इतने मसले हो गए कि कभी कोई बीमारी, कभी कुछ, कोई ना कोई मसला हो ही जाता है घर में। सही, जिसकी वजह से बहुत परेशान थी। तो कोई ऐसा वजीफा बताएं। हालांकि जिस तरह की उन्होंने बताया कि पढ़ने का तरीका, तो हर तरीके से हमने वज़ाइफ भी पढ़े हैं, इबादत भी की है और हर किस्म की दुआएं पढ़ी हैं, लेकिन पता नहीं हमारे साथ क्या ऐसा गुनाह हो गया जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमारी मसले हल नहीं हो रहे। बिल्कुल, आप नजमुन्निसा आप मायूस ना हो। सर आप कोई सवाल करना चाहेंगे? बेटी का नाम या कोई ऐसी? मेरी बेटी का नाम क्या बेटी आपकी इस वक्त मौजूद है आपके पास? जी वो है लेकिन वॉशरूम में है। अच्छा ठीक है, मैं चंद बातें माएँ को आपके साथ रहती हैं तो लाजिम बता, आपको पता होगा उनके बारे में। क्या उनके सर में आमतौर पे दर्द होता है? जी तकरीबन। कंधों पे और गर्दन के पीछे दर्द का? जी अक्सर ऐसी होता है। दिल में घबराहट और बेचैनी होती है? घबराहट तो खैर महसूस होती है, लेकिन वो यही सोच करके डरनी है जिसकी वजह से। क्या गुस्सा बहुत चढ़ता है बाद में अफसोस करती है? गुस्सा बहुत है। कमर और घुटनों टांगों में दर्द होता है उनके? जी। क्या याददाश्त कमजोर होती जा रही है? याददाश्त इतनी तो कमजोरी, माशाल्लाह इंटेलिजेंट है, लेकिन कभी कभी कोई बात जहनी से निकल भी जाती है। हमारे ये इसको हम यूँ कहेंगे कि 10 साल पुरानी बात तो याद है, अभी क्या कहता अभी भूल गई, या किचन में जाके सोच रही मैं क्या करने आई थी, इस तरीके। क्या सर के बाल ज्यादा गिरते हैं? जी अगला सवाल है मेरा, क्या सर के बाल ज्यादा गिरते हैं?
तकरीबन इतने तो नहीं गिरते, लेकिन गिरते जरूर है, लेकिन ज्यादा नहीं। ठीक है। क्या क्या आप महसूस करती हैं या वो बच्ची महसूस करती है आजकल नजरें कमजोर होती जा रही हैं, चेहरा खराब हाँ, होता जा उसकी रहा है? नजर कमजोर है, बहुत आंखों में तकलीफ रहती है। क्या उसकी टांगों और बाजू पे क्या नील के निशान पड़ते हैं? सपोज करती हूँ कि शायद चोट लगी हो। जी 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 जी। क्या कभी ख्वाब में छोटा बच्चा देखा, न्यू बॉर्न बेबी? पता नहीं उनका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अक्सर न्यू बॉर्न बेबी देखती हूँ। देखें, ये वो चीज़ है जिसमें आपको भी तावीज़ गंडा खिलाया गया है, आपके पेट में है, हिलता है। अगर आप मतलब डेफिनेटली आपकी औलाद है तो आपने बच्चे पैदा किए हैं। कभी कभी आपके पेट में ऐसे मूवमेंट होती है जैसे औरत हामला होती है और बच्चा पेट में हिल रहा होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये ठहरें, पहले मेरी बात सुन लीजिए। जी जी। इससे मतलब जो कुआरी लड़की उसको तो नहीं पता, जो शायद उनको ये एहसास होता है पेट में हिलजुल हो रही होती है। जब ऐसा होता है इसका मतलब है कि आपके पेट में तावीज़ गंडा है मौजूद। तावीज़ गंडे से जन्नात दाखिल किया जाता है पेट के अंदर। उसके बाद भी अगला स्टेप आ जाता है कि आप ख्वाब में एक तो गंदे ख्वाब देखेंगे, दूसरा ये कि आप महसूस करेंगे जैसे आपका अपना बच्चा पैदा हुआ है। वो जन्नात माजरत के साथ एक शादीशुदा लाइफ गुजारता है इंसान के साथ और फिर उससे बच्चे पैदा कर होता है, लेकिन फिर उसकी अपने शोर से नहीं बन रही होती। बेतुका झगड़ा घर में, छोटी सी बात पे झगड़ा, ये गिलास यहाँ के ऊपर है, शोर सारा दिन लड़ सकता है, आप सारा दिन लड़ सकती हो। पैसे लेने के लिए बहुत मीठे मुंह, सब सही है, फायदा लेने के लिए, अदरवाइज काम लेने के लिए अच्छा। कि वो अपना हक ज़ौज अदा करना चाहे या मिलना चाहे, वो आपको पसंद नहीं आएगा। ये आजकल के आपके साथ नहीं, तकरीबन 90% बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम। और जब बच्चियों के साथ ये प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, देखेंगे लड़की बहुत पसंद आई है, बस हम अभी जाएंगे, हम निकाह करके लेके जाएंगे, और जब वापस चल जाएंगे दोबारा वापस कोई नहीं आएगा। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी बच्ची को डिले करती हैं शादी से। कोई उससे शादी नहीं कर सकता कि जन्नात किसी को आने ही नहीं देंगे। अच्छा, तो सर इनके ऊपर क्या मामलात हैं, जिन्नात वगैरह? जी बिल्कुल, इन पर असरात हैं और तावीज़ गंडे के असरात। नंबर 1। नंबर 2, रुज्जत हुई है। रुज्जत क्या है? आपने वज़ाइफ पढ़े और आपको पता नहीं था आपको सूट करते हैं या नहीं करते। वो आपको सूट नहीं करते थे, ना आपको तादाद का पता, ना वक्त का पता। आपसे इसका हल जानेंगे कि इनको आप क्या बता सकते हैं, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया। नाज़रीन कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको न्यूज़ कैफ़े में फिर से खुशामदीद करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर हैं, रूहानी स्कॉलर स्टूडियो में मौजूद हैं, सैयद तारिक महमूद साहब। और आप भी उनसे चाहें तो कॉल कर सकते हैं, कोई भी परेशानी है, कोई भी मसला है तो आप उनसे अपने मसले का हल जान सकते हैं। इस वक्त नंबर जो हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबर्स पे आपको कॉल करनी होगी। तारिक साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पास एक खातून का फ़ोन आया था, नजमुन्निसा जिनका नाम था। उनकी बेटी है 39 इयर्स की और उनकी शादी का मसला है, तो उस हवाले से आप उनको कुछ उसका हल बताने वाले थे, तो क्या कहेंगे? उसका हल यही है कि वो किसी भी इल्म वाले के, सही इल्म वाले के पास जाएं, उसका उतारा कराएं, ताकि तो आपके पास आई ना वो, तो आप किस तरह से उन्हें वो आपसे कांटेक्ट कर सकती हैं? मुझे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दें, पूरी बात कर दें, समझा दें ये मेरे साथ प्रॉब्लम है। सही, ठीक है, मैं उनसे खुद कांटेक्ट करके उनको सारी बातों का मसला हल करके दूंगा। अगर ना कर सकूंगा कहूँगा जी आप मेरे पास आएँ। कई चीज़ें होती हैं जो फेस टू फेस करनी पड़ती हैं, कई चीज़ें होती हैं जो हम समझते हैं कि इतना ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, हम उनको कहते हैं जी आप 3 दिन आप पानी ले लें, हम आपको टेलीफोन पे दम करके देंगे और आप ठीक हो जाएंगे। जिसमें बीमारियां ज्यादा वज़ाइफ भी बता सकते हैं, लेकिन इनको प्रॉपर एक इलाज की इलाज की जरूरत है। सही इल्म वाले। आप हमें देख रही होंगी इस वक्त जो नंबर्स हमारी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप उन पे मैसेज कर सकती हैं। शाह साहब का नंबर है व्हाट्सएप, आप उनको कर सकती हैं डिटेल के साथ। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नवीद भट्ट बोल रहा हूँ जी, लाहौर से। जी नवीद, आप अपनी उम्र भी बता दीजिए। मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 47 है। 47। जी, क्या सवाल करना चाहेंगे शाह साहब से? मैं 10 साल से बेरोजगार हो गया हूँ। मेरा पहले बहुत कारोबार था, बहुत काम था, ठीक है कि नहीं। वही मैं इस तरह उनके साथ साथ यही पूछना चाह रहा हूँ कि सब कहते हैं कि बंदिश है, रुकावट है, क्या ये कुदरत की तरफ से है या दुनियादारों ने डाली हुई है? तो जिस काम को हाथ डालता हूँ नाकाम हो जाता हूँ।
जी ठीक है, मैं इसके लिए बिल्कुल, आप करना आपके चाहूँ। सवाल का जवाब लेते हैं। जी शाह साहब, आप सवाल करना कुछ चाहेंगे? ऐसे नॉर्मली होता है ये कि एक वक्त होता है जब आदमी मिट्टी से सोना खींच रहा होता है, और एक वक्त ऐसा आता है जब सोने को मिट्टी बना रहा होता है। जी। इनको नजर बद लगी है बुरी तरह, ठीक क्या है, लगी है? नजर बद का शिकार नजर हुए। बद का शिकार सब लोग हुए। हाय कितना पैसा कमा रहा है, हाय कैसा कारोबार चल रहा है, ये उसके बेचारे उनके इनसे इफेक्टेड हुए हैं। सही। उसकी वजह से इनके जिस्म में फिर बीमारी आ जाती है, ठीक है, और वो इनके ऊपर जादू टूने के भी असरात किसी हद तक हैं, लेकिन क्योंकि अगर ये नमाज वगैरह की पाबंदी करें तो ये असरात ये कवर कर सकते हैं। एक स्टेज तक इंसान इबादत से अपने आप को, यानी इबादत क्या है? नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, तहज्जुद 4 इशराक की नमाज़ें पढ़ना, नवाफिल पढ़ना, कुरान शरीफ शुरू से आखिर तक पढ़ना, मतलब के साथ पढ़ना, तफसीर के साथ पढ़ना, ये है इबादत। एक अल्लाह का नाम, एक कुरानी आयत, एक सूरा रोज़ाना पढ़ना वज़ाइफ हैं। वज़ाइफ के साथ शराइत हैं। अगर शराइत का नहीं मालूम तो आप ये काम ना करें, वज़ाइफ अच्छा ना सर, पढ़ें। मेरा एक सवाल है कि अगर किसी के ऊपर खुदा ना खास्ता किसी ने कुछ करवा भी दिया है, कोई असरात हैं ऐसे, या नज़र बद बहुत ज़्यादा है, तो कुरान पाक में कुछ ऐसी आयात हैं जो ख़ास तौर पे बताई गई हैं हमारे आइमा कराम की जानिब से भी कि ये आयात अगर आप पढ़ लें तो इससे आपकी जो नज़र बद है वो चली जाती है। या अगर किसी के ऊपर कोई असरात हैं और वो नमाज की पाबंदी करता है, और वो जैसे चारों कुल है, आयतुल कुर्सी है, वो दुआओं की पाबंदी करता है, या ज़ियारत आशूरा की पाबंदी करता है, तो सर उसके ऊपर से वो असरात ख़त्म हो जाएंगे? जी बिल्कुल ख़त्म होते हैं। अगर नजर बद हसद है तो ख़त्म हो जाएंगे। सही। लेकिन अगर जादू टूना किया हुआ है तो फिर नहीं ख़त्म होगा। अच्छा। उसका हल फिर यही है। इसीलिए मतलब मैं कहता हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनको मैं ठीक नहीं कर सक रहा होता। हाँ। या कई ऐसी बच्चियाँ जो 3-3 दफ़ा शादी कर चुकी हैं तो एक रात भी नहीं गुजारी, तलाक लेके घर वापस आ गई। उनको फिर हम लोग कहते हैं, जब देखते हैं कोई नहीं सिलसिला बन रहा है, हम कहते हैं जाओ ज़ियारतें कराओ। ज़ियारतें करने जाती हैं, वापस आती हैं, फिर वहीं के वहीं उन्हीं तकलीफ़ों में दोबारा मुब्तला हो जाती हैं। सर एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं राहिला बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी राहिला, क्या सवाल करना चाहेंगी? जी मैम, मेरा ये सवाल था सर से कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और एक बड़ी बच्ची है, तो मैं उन्हें बिल्कुल है ना ये तालीम की तरफ, और वैसे ही बस परेशानियाँ, इतनी ज़्यादा टेंशन जी वो बस रहती है, मैं खुद भी बीमार। जी, आपकी उम्र कितनी है राहिला? मेरी 38। 38। और कब से आप बीमार हैं? ये मेरा साल हो गया है जी। मुझे बस है ना जल्दी अमराज से निकल आया, उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आई हूँ। अच्छा, तो मैं इलाज भी करवा के तो कोई मुझे फर्क नहीं पड़ रहा उससे। ठीक है राहिला, आप हमारे साथ ही रहें, हम शाह साहब से आपके जो मसाइल हैं उनका जवाब लेते हैं। सर हम राहिला के हवाले से बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप हमारे साथ ही रहिएगा और अपना जो भी हल बताते हैं शाह साहब वो सुन लीजिएगा। मज़ीद जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा, और आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो है दुनिया की जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं, उसके हवाले से हमें सैयद तारिक महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक रूहानी स्कॉलर हैं, हमें उसका हल बता रहे हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। सर ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ राहिला थी इस्लामाबाद से, और उनका सवाल ये था कि वो काफ़ी बीमार रहती हैं, 2 उनकी बेटियाँ हैं, तो क्या आप उनको वज़ाइफ बताना चाहेंगे या क्या उनको मशवरा देना चाहेंगे? बेटियों के साथ मैं नहीं कहूँगा वो वज़ाइफ पढ़ें, क्योंकि बच्चे इनको एहतियात करनी चाहिए 2 चीज़ों का। आजकल के इस दौर का सबसे बड़ा अलमिया क्या है, जो ये बच्चे हैं ना आम तौर पे इनको डायपर बांधे हुए होते हैं, ठीक है, और जब माँ नमाज पढ़ेगी या नमाज पढ़ना चाहेगी उस वक्त वो आके गोद में बैठ जाएंगे और गन से भरे हुए होंगे। अच्छा, अब आप नापाक चीज़ गोद में लेके या जानमाज कर बिठा के आप नमाज पढ़िए तो आपको कोई अच्छा उसका तासुर नहीं आएगा, उसके असरात बुरे आएंगे। अच्छा। आप कुरान पढ़ रही हैं और जेब गोद में बच्चा बैठा हुआ है जो उसने पेशाब किया हुआ है, हाँ। तो लाजमी बात है आप पर कोई अच्छे असरात नहीं आएंगे। लेकिन तो पाकिज़गी निस्फ़े ईमान, मासूम बच्चा तो क्या हो गया, जैसे 6 महीने तक तो माँ एक दिन का क्यों नहीं है। अच्छा। नापाकीज़गी है, ठीक है। पुराने ज़माने में जो रवायत है ना, वो माँ गोद में बिठा के बच्चे को पोटी कराती थी, उधर ही पेशाब किया, उसी को धो के फारग किया, वो फिर सही था। आजकल के दौर में ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है,
कि कई दफ़ा बच्चे जब ऐसी हालत में आते हैं, कुरान माँ पढ़ रही होती है, गोद में बैठे हुए, तो उन पर बुरे असरात चल जाते हैं। अच्छा। फिर वो रोएगा, तंग करेगा, उसको छोटी सी चोट लग जाए कोई परवाह नहीं, बड़ी चोट लग जाए कोई परवाह नहीं है, छोटी चोट लगी चीखें मार मार के बुरा हाल कर देगा, घर में बेचैनी पैदा कर देगा, स्कूल में जाएगा बच्चों को मारेगा, स्कूल के टीचर उसको निकाल रहे होंगे, भाई ले जाओ, आपके बच्चे को नहीं संभाल सकते। वो इस तरह की चीज़ें आजकल इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि माँ बाप लेकर आते हैं बच्चों की शादी, हम उनका क्या करें। छोटे लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ? माँ बाप नापाकीज़गी से। नहीं, नापाकीज़गी से। ये आजकल का रियल है। नंबर 2, ये जो होता है ना ये मोबाइल, ये बच्चों माएँ दे के जान छुड़ा लेती हैं। फिर उसके अंदर बच्चे के अंदर जन्नत खेलने के लिए, बच्चे जन्नत खेलने के लिए अंदर घुस जाते हैं, वो मोबाइल से खेलते हैं। बच्चा खुद नहीं रहता, वो मोबाइल जो है वो एक जन्नत खेल रहा होता है जिससे मैं घुस के। सही सर, एक कॉलर भी हमारे साथ, उनको भी नहीं, पहले मुझे ये बात मुकम्मल जी करने जी सर, मुकम्मल। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बच्चा जो सा है ना, वो खेलेगा, आपसे अच्छा खेल सकता है, छोटा बच्चा आपसे अच्छा खेल सकता है, और लेकिन उसके बाद वो आपकी बात नहीं सुनेगा और रोबोट बन जाएगा। आपने जितना काम कहा बेटा वहां से ये उठा के ले, उतना ही काम करेगा। या फलाइन जगह साफ कर दो, ये का साफ करो, यही साफ करेगा, आगे किस चीज को ध्यान बच्चों को क्या उस पे दुआएं पढ़ के नहीं, बच्चों को खुद संभाले ना, मोबाइल देके उनको अपनी जान से क्यों छुड़ाती हैं? सही सही सही, ठीक है ना। और ज्यादा उनको नापाकी, अगर आप नमाज पढ़ रही हैं या कुरान पढ़ रही हैं तो बच्चों को पैम्पर्स में या जो भी उस पे ना लें आप अपने बच्चों को, उन पे असर। अदरवाइज भी उनको ज्यादा नापाक ना छोड़ें, जैसे उन्होंने नापाक किया है उसको चेंज कर दें डायपर। सही सही, यानी इतनी मेहनत करें। उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं कि माँ के पेट में दर्द, जिस्म में दर्द, खाना खा रही है, तकलीफ में आ रही है, फिर माँ के साथ ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सही सही, ठीक है। कॉलर भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं फातिमा बीबी बात कर रही हूँ लाहौर से। जी फातिमा बीबी, आपकी उम्र कितनी है और क्या सवाल करना चाहेंगी? मेरी उम्र 40 से लेके 55 तक है, यानी कि 40 से लेके 45 तक है। अच्छा ठीक है। हाँ जी, मेरे पूरे जिस्म में वेनें जो है ना मेरी टांगों की, वो सारी ब्लैक हो रही हैं। अच्छा, हाँ जी। आपको तो कोई ब्लड प्रेशर या शुगर की तकलीफ तो नहीं है? ना मुझे शुगर है ना ब्लड प्रेशर है, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं है। सही सही। तो ये और टांगों में 24 घंटे मुझे दर्द रहता है, जिससे में कभी कभार काले धब्बे पड़ जाते हैं जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह का घर भी देखा हुआ है, नमाज भी पढ़ती हूँ। एक मेरी बेटी है, हाँ। अबरिश उसका नाम है, वो भी मेरे से यानी कि मेडिकल स्टूडेंट है जी। वो भी झगड़ा करती रहती है और सोई रहती है। उसके अब तो वो माशाल्लाह ये रमजान से पहले की वो भी 5 टाइम नमाज पढ़नी शुरू कर दी है उसने, और सारे रोजे भी उसने रखे हैं। और उसके बाद से मेरी अलैदगी है, तो आप मुझे ये कर दें कि कुछ वजीफा अच्छा सा बता दें रिज़्क के बारे में और ये तकलीफ के बारे में और बच्ची के रिश्ते के बारे में भी पूछना है। ठीक है फातिमा बीबी, आप हमारे साथ रहें, हम शाह साहब से आपके सवाल के जवाब लेते हैं। जी शाह साहब क्या? जी, मैं पहले आपसे चंद सवालात करना चाहूँगा। क्या आपके सर में आमतौर पे दर्द होता है? हाँ जी, मेरी टांगों में दर्द है। कंधों पे और गर्दन के पीछे? मेरी गर्दन के बीच में भी बहुत सख्त दर्द है, यानी कि वो मैं बड़े अरसे से इलाज करवा रही थी, अभी भी है। सर्वाइकल पेन टाइप की चीज है जी? डॉक्टर उसको सर्वाइकल पेन कहते हैं? नहीं, डॉक्टर तो कोई कहता है मुर्रों की तकलीफ है, कोई कहता है ये आपके मकामी जगह पे तकलीफ है, उसकी वजह से ये तकलीफ है, यानी कि मुख्तलिफ बताते हैं। ठीक है। कमर और घुटनों टांगों में तो आपने बोल दिया। क्या नील के निशान पड़ते हैं? वैसे तो रगें आपकी फूली हुई हैं और यहाँ पे टांग का जो पिछला हिस्सा होता है ना घुटने का, यहाँ पे एक वो बन जाती है, सिस्ट टाइप की बन जाती है, एक गुच्छा इकट्ठा हो जाता है। हाँ जी। ठीक है ना, एक यहाँ पे होता है, एक थाइस पे होता है। मेरे यानी कि घुटनों के पीछे है। जी, घुटनों के पीछे है। ये जो मसला है, ये बेसिकली इसको हम कहते हैं रुज्जत हो जाना और पाँव से पकड़े जाना। जी। ठीक है, आपने इबादत ज़्यादा की, पढ़ाइयाँ ज़्यादा की, जिसने जो का आपने पढ़ना शुरू कर दिया। मसलन सपोज कर लें एक औरतें बैठी हुई, उन्होंने कहा जी मैंने आयत करीमा 313 दफ़ा, मेरे तो सारे काम हो गए। आपने सारे काम छोड़े, 313 दफ़ा आयत करीमा पढ़ना शुरू कर दिया। अब आपको ना टाइम का पता, ना उसके तादाद का पता, ना उसके परहेज़ का पता, उसके साथ क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते। अब उन सब चीज़ों से आपने पढ़ना तो शुरू कर दिया, लेकिन आपने औरत से सुना, आपको उसके पीछे कोई उस्ताद नहीं है। ठीक है ना। अब कुछ दिन गुजरे,
जी जी, मैं माजरत से, ये बिल्कुल ठीक आप फरमा रहे हैं। मेरे एक इमाम मस्जिद थे, उन्होंने बिल्कुल मुझे यही वजीफा बताया था और अब वो दुनिया पे नहीं है, चले गए हैं। मैं यही वजीफा करती हूँ, ऐश करीमा का भी, दुरूद पाक का भी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये जो आप बता रहे हैं बिल्कुल यही है। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब भी कोई आदमी वजीफ़ा करता है तो उसके साथ शराइत हैं। क़िबला हुजूर ने आपको तालीम दी। मैं थोड़ा सा इस चीज़ के, अगर हम सही बात करूं तो ये मौलवी का काम नहीं है, ये रूहानियत एक टोटल सेपरेट सब्जेक्ट है। इसके लिए विरासत का होना, इसके लिए इल्म का होना, इसके लिए सिंसियरिटी होना। किताबें पढ़ने से ये इल्म हासिल नहीं होता, ये ईमान का दर्जा है। जिस आदमी को जिस लेवल के दर्जे पे होगा उसके हिसाब से उसको मिलेगा। ये एक फ़कीर का या एक गरीब आदमी का शायद ईमान ज़्यादा मजबूत हो, एक आलिम दीन जो सबसे बड़ा आलिम दीन होगा शायद उसका ईमान इतना मजबूत ना हो। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में यही देखा, किताबें पढ़ लेना, एक सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया, उससे मुराद ये नहीं आपने रूहानियत हासिल कर ली। ये रूहानियत एक टोटल डिफरेंट सब्जेक्ट है जिसका मौलवी से हम लोग, हमारे यहाँ माशरा ये है कि मौलवी से अटैच कर देते हैं हम लोग। ये टोटल सेपरेट चीज़ है, नंबर एक। नंबर दो, मौलवी उस चीज का, मौलवी उस चीज का आमिल नहीं है। जब तक कोई आदमी आमिल नहीं होता, या कोई आदमी ने यानी FSC करने के बाद 6 साल आपको मेडिकल पढ़ना पड़ता है, 4 साल मेडिकल, 2 साल एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, प्रैक्टिकल करना पड़ता है, हाउस जॉब करना पड़ता है, तब जाके आप डॉक्टर बनते हैं। सिंपल। तो इसी तरह जब हम लोग ये काम करते हैं तो हमें बहुत सारे चिल्ले करने पड़ते हैं, लेकिन ऑथेंटिक बंदे की सुपरविजन। इस वक्त मेरे बहुत शागिर्द हैं, इस पूरे दुनिया में है मेरे शागिर्द, लेकिन वो बहुत कामयाब जा रहे हैं, इसलिए कि मैं उनको उसके मिजाज, उनके सितारे के हिसाब से, उनको जो सूट करता है उसके हिसाब से मैं उनको पढ़ाई देता हूँ। और एक पढ़ाई देता हूँ जो उनकी सारी ज़िंदगी चलनी होती है, क्योंकि मैं हरूफ अबजद का आमिल हूँ। मैं जितनी बातें जो कर रहा हूँ कोई और इतनी बातें नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं हरूफ अबजद का आमिल हूँ। 28 हरूफ अबजद का, अलिफ से लेके ये तक। और मैंने 2.25 साल एक जगह बैठ के गुजारे और मैंने इसका इल्म हासिल किया। अब अगर मैं किसी भी कुरानी आयत का आपको इजाज़त दे सकता हूँ तो मैं दूँ तो चल सकती है, लेकिन अगर कोई आदमी अल्हम्दुलिल्लाह का आमिल है तो अल्हम्दुलिल्लाह ही की किसी को इजाज़त दे सकता है, सारे कुरान की इजाज़त नहीं दे सकता। यहाँ हमारे लोग बैठे हैं, मुँह से जो मर्जी बोल दिया, पढ़ना शुरू कर दिया दूसरे ने। तो सर आप ये जो हमारे साथ फातिमा बीबी मौजूद थी, आप इनको क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने अब वो क्या करें जो इनकी परेशानी? इसको हम कहते हैं रुज्जत होना। इनके जो भी ये काम करना चाहेंगे होते होते काम खत्म हो जाएगा, बात बनते बनते खत्म हो जाएगी। तो फातिमा बीबी, आप हमें देख रहे हैं इस वक्त जो नंबर्स हमारी स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन नंबर्स पे आप मैसेज कर सकती हैं, व्हाट्सएप पे सर से रब्ता कर सकती हैं और वो आपको मज़ीद इस हवाले से जो है वो बताएंगे। सर एक और सवाल कि आपने बोला कि हमें वज़ाइफ का पता नहीं होता और हम जिस तरह से उसको पढ़ते हैं हमें तादाद का पता नहीं होता, वक्त का पता नहीं होता, या परहेज़ की भी आपने बात की कि क्या चीज़ खानी है उसके साथ क्या चीज़ नहीं खानी। लेकिन सर अगर वजीफ़ा ना करें, अगर कोई खाली कुरान की कुछ आयात पढ़ रहा है, एक आयात दिन में पढ़, जैसे नमाज के बाद 4 कुल और आयतल कुर्सी पढ़ ली, या सूरह मुज़म्मिल पढ़ ली, या सूरह मुल्क पढ़ ली, इस तरह की जो सूरतें हैं, सूरह रहमान पढ़ ली, तो वो तो एक कुरान है ना, और कुरान का तो पढ़ने का भी हुक्म है, तो उसके असरात आपके ऊपर अच्छे होते हैं, और अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी है तो वो उससे जा सकती है? जी बिल्कुल जाती है, लेकिन एक लिमिटेड। लेकिन अगर आप उसको एज ए वजीफा डेली पढ़ रहे हैं, हाँ, तो वो वजीफा में काउंट होगी? वजीफे में काउंट होगी। अच्छा, डेली पढ़ने को वजीफा कहते हैं। डेली आप कुछ करेंगे, आप वजीफा रखना मतलब ये होता है हाँ। आपको मंथली कोई सैलरी मिल रही है, वो वजीफा है। हर एक फिक्स तारीख को आप जाते हैं और पैसे ले लेते हैं, सपोज कर लें, इसको वजीफा कहेंगे, आपको वजीफा लगा हुआ है। इसी तरह रोजाना कोई चीज़ पढ़ना, ठीक है ना, मुय्यन वक्त पे पढ़ना, मुय्यन तादाद में पढ़ना, वो वज़ाइफ में शुमार होता है। ठीक है, आप मसलन अगर कोई सूरह यासीन रोजाना पढ़ता है, आम लोग पढ़ते हैं सूरह यासीन, ठीक है, सूरह यासीन रोजाना पढ़ने वाला बंदा प्याज को हाथ नहीं लगा सकता। यहाँ पे प्याज के साथ औरतें काम भी कर रही हैं, सब कुछ साथ सूरह यासीन पढ़े, उनको फिर रुज्जत शुरू हो जाती है, उनको नुकसान होना शुरू हो जाता है। अच्छा, सही हाँ। सही। एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है सर, उनको भी ले लेते हैं, टाइम भी कम है। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जेहलम से। जेहलम से बात कर रहे हैं, नाम भी बता दीजिए। शबीर रहमान। शबीर रहमान जी, शबीर साहब क्या सवाल करना चाहेंगे? शाह साहब हमारे साथ मौजूद। 5 साल से बीमार हूँ, 5 साल से मैं बीमार हूँ जी। बवासीर का कहते हैं, 3 ऑपरेशन भी हो गया थे, मैं ठीक नहीं हो रहा।
अच्छा शब्बीर साहब, आपकी आवाज़ हमें सही से नहीं आ रही, आप टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए इसको। जी मैन 5 साल हो गए हैं, ये बीमारी है। मैं वो है, कोई कहते हैं मोरे का दर्द है, तो पहले वो बवासीर का दस्त है, बवासीर का ब्लीडिंग चलती है, खून 3 ऑपरेशन भी हो गया, मैं ठीक नहीं हो रहा। अच्छा यार और भी डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन कराओ। और आपकी उम्र कितनी है? 47 साल। 47 साल। जी जी, आपको ज़रूर ऑपरेशन करवाना चाहिए। ये बीमारी बन चुका हुआ है और आप इसका इलाज करवाएं। ये असरात में शुमार नहीं होता। अच्छा। ये बीमारी है, आपको लाजमी बात है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और आपको इस मुश्किल से निकलना चाहिए। अपना खून ना ज़ाया करें, वक्त पे जाके डॉक्टर से इलाज कराएं। आजकल बहुत अच्छे टेक्निकल चीज़ें आ गई हुई हैं, आप जाएं और वो जाके डॉक्टर से, अच्छे सर्जन से अपना ऑपरेशन ज़रूर करवाएं। मेरी एडवाइस है आपसे। ये आपको रुज्जत नहीं है या बीमारी नहीं, असरात नहीं है, ये आपको बीमारी है, ये डॉक्टर से ही ठीक होगी। सही। अच्छा सर, अक्सर लोगों को ऐसा होता है बीमारी होती है बट वो बिला वजह शक करते हैं कि हम पर कुछ असरात हैं या किसी पर कुछ असरात होते हैं और वो बिल्कुल इस चीज़ को नहीं मानते। तो जो लोग इस तरह से मतलब इस मुश्किल का शिकार हैं, आप उन लोगों को जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो बहुत अहम है। इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं कि मुल्क में जराइम की शरह में बहुत तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। वो जराइम जो है वो अगवा से मुतल्लिक़ हैं, बच्चों के साथ ज़्यादती से मुतल्लिक़ हैं, कत्ल गारत से मुतल्लिक़ हैं, लैंड माफिया से मुतल्लिक़ है और ख़ास तौर पर मोबाइल स्नैचिंग के वाक़यात, इस तरह के वाक़यात जो हैं स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा होता जा रहा है। तो आज हमने सोचा कि प्रोग्राम में इससे मुतल्लिक़ बात की जाए और अपने एक्सपर्ट्स जो हैं उनसे पूछा जाए कि आखिर ये बढ़ते हुए वाक़यात की वजह क्या है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं जनाब शकील बेग साहब, जो कि तज्ज़ियाकार हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शकील भाई, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। शकील साहब, आपको क्या लगता है कि क्यों हमारे यहाँ ये जो बढ़ते हुए वाक़यात हैं जराइम के, ये क्यों इतने बढ़ रहे हैं? देखें, पहले तो जो 2-3 वजूहत होती है उसमें एक बड़ी वजह ये होती है कि बेरोजगारी का होना। ओके, ठीक है। इस वक्त आपके सामने है, चूंकि पिछले हम कुछ 1.5-2 साल से एक बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं जी। और ये है कोरोना, जिसमें कई जगहों पे बिजनेस बंद है, लॉकडाउन हो रहे हैं। डेफिनेटली सी बात है कि वो लेबर जो है वो कहीं उनको जॉब्स होती है नहीं होती है, वो अपॉर्चुनिटी उनकी खत्म हो चुकी होती है। ठीक है। तो वो फिर होता क्या है कि वो आसानी की तरफ, हमारे यहाँ असल में नौजवान का एक प्रॉब्लम ये है कि वो चाहता है कि मैं आसानी से पैसा कमा लूं, इजी थोड़ी मेहनत ना करनी पड़े। तो जब वो आसानी से पैसा कमाने की कोशिश करता है तो वो फिर उसको सबसे आसान स्टेज जो मिलता है वो क्राइम का मिलता है, चाहे वो स्ट्रीट क्राइम हो, चाहे कोई भी क्राइम हो। उसे क्रिमिनल बनना शायद वो आसान लगता है कि मैं एक छोटा सा अपना मोबाइल भी छीनना है तो मैं एक चाहे वो आर्टिफिशियली क्यों ना हो, उसने असला रखा हुआ हो, वो आर्म्स उसके पास होता है। अब जिस आदमी के साथ वो ये एक्टिविटी कर रहा होता है तो वो तो ये समझता है ना कि ये मुझे लूटने आया है, तो वो उसको ये नहीं पता होता कि ये असली है नकली है, लेकिन वो अपना क्राइम करके चला जाता है। सर 3 दफा मेरे साथ भी हो चुका है ऐसा, 3 दफा मोबाइल स्नैच हो चुका है हमें। सर हम बिल्कुल उस वक्त हौसला नहीं करते, चेक नहीं करते कि भाई चेक करवाओ ये गन असली है या नकली है, इतना मार्जिन नहीं होता है। नहीं, मार्जिन जाहिर सी बात है कि एक बेचारा एक सादा शहरी है, वो अगर इतना मार्जिन लेगा तो खुदा न खुदा असली हुआ तो उसको गोली भी मार देगा। खतरा हो सकता है। तो इसलिए ये चीजें हो रही हैं और इस तरह की वजह ये इन्हीं वजूहात की बिना पे बेरोजगारी की वजह से कारोबार को ना होना जो है वो स्ट्रीट क्राइम की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ एक और इशू भी है, वो उसकी तरफ भी थोड़ी तवज्जो देने की जरूरत है कि पेरेंट्स जो है ना वो अपने बच्चों की तरबियत ठीक नहीं कर रहे। तरबियत का भी फुकदान है, क्योंकि हमने तालीम पे बहुत जोर दिया हुआ है, लेकिन क्या हम देख सकते हैं इस टाइम बड़े बड़े स्कूलों, उसके नाम में ले सकता हूँ, जहाँ पर बच्चे जो है ना वो मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, आइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो क्राइम की तरफ जाएंगे ना, वो तो फिर अच्छा काम नहीं करेंगे। तो क्राइम कुछ एक तो क्रिमिनल करता है, एक शौक से क्राइम हो रहा है, यानी कि शौकिया जिसको कहना चाहिए, जी मैं ये कर दिया। तो इस तरह के क्राइम पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। सही सर, आपने बेरोजगारी एक वजह बताई, दूसरा आपने बताया तरबियत की कमी है, माशरे में जो बच्चे हैं उनकी तरबियत ठीक से नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो ये जराइम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। सर इसके अलावा
एक और बड़ी वजह आप नहीं समझते कि जब माशरे से जो सज़ा का खौफ है वो ख़त्म हो जाए और जो मुल्ज़िमान हैं वो ख़ुद को महफूज समझने लगें और जुर्म करते वक्त उनको इस बात का डर ही ना हो कि उनको पुलिस पकड़ लेगी या पकड़ लेगी तो कोई सज़ा मिलेगी, तो ये भी एक बड़ी वजह है? बिल्कुल, ये सबसे बड़ी वजह। देखें, अभी कुछ ज्यादा नहीं है, कोई मेरे ख्याल है कोई एक हार्डी महीना नहीं गुजरा है, अदालत में खड़े होकर उसने बंदे को गोलियां मारी और वो चला गया। आप मुझे बताइए कि क्या आपने एग्जाम्पल सेट किया है? आप जिस बंदे ने भी किया, आपने उसको बाद में पकड़ा, ठीक है, लेकिन उसके बाद तो वो उस वक्त तो वहां खड़े होके दंदनाते हुए उसने एक दूसरे शहरी को आराम से फायर मारे और उसकी देखें पूरी वीडियो क्लिप्स आई हैं। इसी तरह आप देखें, कभी आप सिटी कोर्ट जाएं, कभी हमारा जाना होता है कंज्यूमर कोर्ट के हवाले से हम जाते हैं, वहां पर हम जब देखते हैं तो किस तरीके से तस्लील हो रही होती है। देखें, ये सारी चीजें एक चीज इसमें और भी है, क्राइम को थोड़ा सा एक्सपोज करती है, वो क्या है कि पुलिस का रवैया। देखिए, पुलिस का एक तो रवैया इतना खराब होता है कि अगर वो क्रिमिनल नहीं भी होता है तो मेरे ख्याल है वो रवैये की वजह से भी क्राइम में आ जाता है बंदा, कि इतना यानी कि वो एक जैसे पैदागीर टाइप की एक लैंग्वेज होती है ना, जो बड़ा गलत सा लफ्ज है, मुझे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उस तरीके से पुलिस का रुझान होता है। मैं अभी कुछ ज्यादा दिन नहीं, कुछ मैं 3 दिन पहले की बात है कि एक इशू पे हम वहां पर गए थे। वो क्या था कि वो बाप को पुलिस वाला बुला रहा है, बेटा वहां खड़ा हुआ है, उसके बाप को तो बड़ी बदतमीजी से उसको बुलाया। अब वो क्या है कि उसका बेटे है, उसमें वो एक नई लड़ाई बन गई, पुलिस ने उसको अपनी अना का मसला बना लिया, उस बेटे ने कहा कि इसने मेरे बाप। तो ये चीजें भी मैं समझता हूं कि हमें सिखाने की जरूरत है, पुलिस को एजुकेट करने की जरूरत है कि देखें ये चीजें फिर क्राइम की तरफ लेके जाती हैं। और इसके साथ साथ जब हम स्ट्रीट क्राइम की बात करते हैं और बड़े क्राइम चीजें इसमें बढ़ती जा रहे हैं। सही। अच्छा शकील साहब, ये बताइए कि असल वजह मतलब वो क्या है, किस वजह से मतलब ज्यादा हवा मिल रही है, जराइम में इजाफा हो रहा है? पुलिस की वजह से या अदालत के जो फैसले हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिले होने की वजह से या लोगों की अनअवेयरनेस की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो इसमें जिसको आपने तीसरे नंबर पे रखा है वो है अवेयरनेस। लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमने किस तरीके से किसी चीज को देखना है, नंबर 1। और दूसरे नंबर पे जब इंसाफ बहुत डिले होता है तो डेफिनेटली क्राइम उतना ही बढ़ता है, ये भी एक वजह है। तीसरे नंबर पे पुलिस का वो रवैया कि जो उसका पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप खुदा ना खास्ता आपने थाने में जाना है तो 6 दफा सोचेंगे मैं थाने में जाऊँ या ना जाऊँ। तो क्या करना है, सिर्फ एक छोटी सी कोई FIR कटवानी है, रोजनामचा कटवाना है। लेकिन अगर वही बात आपने कहीं खड़े हुए किसी रेंजर्स के जवान से हाथ मिलाना है तो आप बिला झिझक बिला खौफ, जबकि क्रिमिनल जो है उससे डरेगा, लेकिन आम शहरी भी थाने में नहीं जा सकता। मैं समझता हूँ कि थानों को फ्रेंडली होना चाहिए, जिसकी वजह से आप क्राइम को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। सही, और ये तीनों वजूहात हैं जो आपने बयान करवाई है, बिल्कुल इन तीनों वजह की वजह से ही क्राइम जो है इस वक्त तो बहुत ज्यादा पूरे पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। और दूसरा, खौफ खत्म हो गया। आप देखिए ना, बच्चों के साथ जिस तरीके से तस्लील उनकी की जाती है, जैसा उनके साथ रवैये रखे जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो या मदरसे के लेवल पे हो, चाहे कहीं भी हो, तो वो चीजें भी क्राइम को परवान चढ़ाती हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू शकील साहब। हम एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक वक्फे के बाद दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात होती है। ये अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा। फ़हीम अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं शकील बेग साहब, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और आज हम उनसे बात कर रहे हैं मुल्क भर में बढ़ते हुए जराइम के हवाले से। शकील साहब, जब माशरे में जराइम बढ़ते हैं तो पुलिस के कारकर्दगी के ऊपर बात आती है कि पुलिस क्या कर रही है, पुलिस क्यों अपना काम नहीं करती, क्यों अपना किरदार उस तरह से नहीं निभाती। सर, आपने अभी बात की कि हमारे यहाँ जो एक थाना कल्चर है और जो पुलिस का खौफ है लोगों के अंदर, लोग कोई भी किसी के साथ हादसा हो जाए, इवन अगर हम मोबाइल स्नैचिंग की बात कर लें तो कोई भी इंसान जाके इसकी रिपोर्ट नहीं लिखवाता। हरेसमेंट के केसेस हो गए, रेप केसेस हो गए, कन्विक्शन रेट इतना कम है क्योंकि जुर्म रिपोर्ट नहीं होता। तो सर, ये जो कल्चर है पुलिस का, और ये कैसे चेंज किया जा सकता है और लोगों के दिलों में जो पुलिस का खौफ है वो किस तरह निकाला जा सकता है? बहुत अच्छी सवाल है और बेसिकली इसी से क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं। देखें, आप जब ESP करते हैं ना तो उस वक्त आप जब ESP आते हैं तो उस वक्त बहुत अच्छी इनको ट्रेनिंग दी जाती है और वो ऑफिसर्स आप देखें कि बड़े जबरदस्त इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग होते हैं। जबकि निचले जब आते हैं हम नीचे कांस्टेबल से और ASI वगैरह जो होते हैं, आप उनके हालात देखें, उनके घरों के हालात देखें तो आपको बार दफा उन पर तरस भी आएगा।
यानी कि उनके रहन सहन ये वो, जैसे एक क्रिमिनल अगर किसी कॉलोनी में रहता है तो शायद उसका रहन सहन और एक पुलिस वाले ASI का रहन सहन तकरीबन मिलता जुलता होगा। तो पहले तो उसको बदलने की जरूरत है। दूसरे नंबर पे सबसे पहले करना ये चाहिए कि आप पुलिस को ऐसे कोर्सेज करवाएं, उनको उस तरह की ट्रेनिंग दिलवाएं, उनको इस्लामिक रिसर्चर्स तरीके से ले जाकर बिठाकर उनको बताया जाए कि देखो ये इस्लाम है और ये चीजें हैं और ये चीजें रोकती हैं इन चीजों से। आप इस तरह देखिए, रिश्वत का तो एक अलग बात होगी, लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि रिश्वत तो अपनी जगह ली जाती है, लेकिन क्राइम तब भी नहीं रोका जाता। आपके सामने कई ऐसे वाकयात, बाकायदा मीडिया बल्कि अब तक टीवी कर चुका है इसके ऊपर, कि कई हमने शोज ऐसे देखे जिसके अंदर वो दिखाया जाता है कि जनाब पुलिस ने पैसे भी ले लिए लेकिन उस बच्ची जिसके साथ ज्यादती हुई है उसकी FIR तक नहीं काटी, और अगर काटी भी है तो वो एक ऐसे काटी जाती है, इतनी कमजोर FIR होती है, क्योंकि जो साहिल होता है उस वक्त उस बेचारे को नहीं पता होता कि पुलिस किस चीज की FIR काट रही है। वो तो समझता है मेरी FIR कट गई। देखिए, क्राइम कंट्रोल करने के लिए ये चीजें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और जब आप इनको कंट्रोल करेंगे तो मुझे यकीन है कि क्राइम ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगा। जब खौफ ही नहीं है आपको, और जैसे फहीम साहब ने उस वक्त 3 बातें की थी, मैं समझता हूँ अगर वो 3 बातें ठीक कर दी जाए तो पाकिस्तान से क्राइम बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है सर, उन तीनों बातों के लिए सर अगर अवेयरनेस की बात करें हम लोग, सर जिस तरह बात कर रहे थे कि हम ला इल्म है, हमें पता ही नहीं है कि ये जो मतलब कोई जुर्म अगर हमसे हो रहा है तो इसकी सज़ा किस हद तक हो सकती है, कितने लोग इससे मुतासिर हो सकते हैं, तो इस अवेयरनेस को कैसे बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे वो ज़ैनब कत्ल केस के बाद से अभी तक ज़्यादती के वाक़यात में भी कुछ वाज़े तौर पे कमी नहीं आई है। हालांकि कानून में कुछ मतलब ऐसी तब्दीलियाँ की गई हैं कि इन वाक़यात को रोका जा सके, मगर वाक़यात नहीं रुक सके। आप देखें हमारे यहाँ कोई भी आप जुर्म की बात कर लें, कुछ वाज़े तौर पे फ़र्क नहीं पड़ा है। क्यों? बल्कि सर बढ़े हैं रेप केसेस। ज़ैनब जो बिल आया, अलर्ट बिल, उसके बाद भी रेप केसेस में इजाफा हुआ है। जी सर, बिल्कुल। देखें आपने अपने सवाल में जवाब भी दिया है। असल बात यह है कि लोगों को एक तो अवेयरनेस नहीं है। आप मार्केट्स में जाएं, अगर एक खातून है उसके 2-3 बच्चे हैं तो आप लीव करें, माँ आगे चल रही होती, बच्चे पीछे चल रहे होते हैं, उनको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको बच्चों को साथ रखना है। दूसरे नंबर पे जो ज़ैनब अलर्ट है, बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं समझता हूँ अगर उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, लेकिन क्या ज़ैनब अलर्ट को आम आदमी जानता है? क्या आम आदमी को पता है कि ज़ैनब अलर्ट क्या है? क्या उसको वेबसाइट से मैंने किस तरीके से करना है, उसको मैंने किस तरीके से उस पर कंप्लेन करनी है? यहाँ तो लोगों को अपने राइट्स का भी नहीं पता। और सेकंडली सबसे बड़ी बात है कि जो क्राइम होता है वो क्रिमिनल लोग भी उन इलाकों में करते हैं कि जिन लोगों के पास, मुझे नहीं लगता कि उनके पास एंड्रॉइड मोबाइल भी होते होंगे। तो वहां पर इस तरह की कई ऐसे केसेस हैं कि जो रजिस्टर्ड भी नहीं होते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं कि जो अगर जाकर थाने की हद तक जाते हैं फिर वहीं से वापस आ जाते हैं कि भाई अब कौन 2-4-5 हज़ार रुपए देगा, बेहतर है कि बस ठीक है जो मर गया या जो मर गई बस खत्म कर दो इस बात को। कुछ इस तरह के केसेस भी हैं जो बच्ची के साथ अगर खुदा ना खास्ता ज्यादती हुई तो पुलिस ने उसको वहीं पे ही उसी जगह स्टॉप करा दिया अगर सामने कोई बड़ी पार्टी बैठी हुई है। तो कहने का मकसद ये है कि अब ये अवेयरनेस आ जाए। दूसरी बात ये, इसके ऊपर अगर क्राइम को कंट्रोल करना है तो मेरा ये ख्याल है कि जो MPA हजरात होते हैं हमारे शहरों में से मुंतखब होके आते हैं, उनके साथ एक कमेटियां बननी चाहिए, क्योंकि वो अवामी नुमाइंदा होता है, उसको एक कमेटियां बनानी चाहिए अवाम के साथ। होता तो ये है ना, अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि वो अवामी नुमाइंदों को ढूंढने के लिए अवाम को जो ना थानों में जाना पड़ता है कि वो अवामी नुमाइंदा का है। सही। वो आए करीब, अवाम के करीब हो, पुलिस को साथ बिठाए। आप देखें पुलिस के बड़े अफसरान जितने भी है, मैंने जैसे पहले भी कहा, आप ASP से ऊपर जाए आपको लगेगा ही नहीं कि मैं किसी पुलिस अफसर से बात कर रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा मैं किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ। लेकिन वही काम जब आप एक कांस्टेबल या ASI या नीचे तबके पे बात करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी खुदा ना खासा किसी खतरनाक मुजरिम के सामने खड़ा हूँ। आपको ये एहसास नहीं होता कि ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं, आप खुद उनसे खौफ महसूस कर रहे होते हैं, इवन अपनी शिकायत लेकर भी। तो ये क्राइम को देखे जो बेसिक बातें हैं वो यही हैं। क्राइम को अगर कंट्रोल करना है, देखिए क्रिमिनल कंट्रोल कैसे होगा? क्या दुनिया के अंदर से आप यही पाकिस्तानी जब दुबई जाता है एक छोटा सा भी कोई वायलेशन नहीं कर सकता, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर मैंने कोई वायलेशन किया तो कानून सख्त है। मसला ये कि आपके यहाँ कानून सख्त नहीं है। जब कानून सख्त नहीं है तो फिर उसका नाजायज फायदा क्रिमिनल बड़ी आसानी से उठाते हैं, चाहे वो डकैती की सूरत में उठाएं, चाहे मोबाइल स्नैचिंग की सूरत में उठाएं, चाहे कोई भी
क्रिमिनल एक्टिविटी करना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि ये जो छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं, अगर इस पे काम किया जाए तो पूरे पाकिस्तान से क्राइम को बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा सर, लॉज हमारे मुल्क में भी है लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, और इम्प्लीमेंटेशन की बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जराइम में इसी तरह से कमी आ सकती है अगर लॉज इम्प्लीमेंट हों। बहुत शुक्रिया शकील बेग साहब, आप हमारे मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त हो गया एक ब्रेक का, मज़ीद बात करेंगे लेकिन मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में हम बात कर रहे हैं मुल्क भर में जराइम की शरह में इजाफे के हवाले से, और वक्फे से पहले हमारे साथ शकील बेग साहब मौजूद थे जिनसे हम इस बारे में बात कर रहे थे। अभी अभी हमें ज्वाइन किया है जनाब लियाकत अली खान साहब ने, जो कि माहिर कानून हैं, और इनसे हम बात करते हैं कि आखिर जराइम के बढ़ने की वजह क्या है। लियाकत अली खान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं शो में। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। अच्छा लियाकत भाई, ये बताइएगा कि आखिर क्या वजह है। दो तीन पहलुओं पे वक्फे से पहले हमने बात की है। एक तो ये थी कि लोगों को इल्म ही नहीं है, कोई शऊर में कमी है, कुछ ये भी नहीं पता है कि अगर वो जुर्म उनसे होता है या उनके साथ हुआ है तो उन्हें क्या करना चाहिए। एक तो इस हवाले से उन्होंने बताया। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो अदालतें हैं वहाँ से इंसाफ जो है उसमें भी डिले आता है, पुलिस का भी एक खास किरदार है। तो आइए ज़रा पुलिस से शुरू करते हैं। अगर किसी के साथ कोई ज्यादती होती है, कोई जुर्म, अगर कोई होता है, कोई वाक़या होता है उसके साथ, तो वो थाने जाने से घबराता है, वो उसे FIR दर्ज अगर चला जाता है तो FIR दर्ज नहीं की जाती है। इस तरह के वाक़यात की वजह से जुर्म की शरह में क्या इजाफा होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने जो फरमाया वो सही फरमाया। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर हम ये बात करेंगे थाने लोग जाते हैं वहाँ पे FIR नहीं होती, वो तो एक बात का वो है। पहली बात तो ये है कि गुर्बत है और बेरोजगारी है सही है। और माशी जो है, माशी तौर पे हम काफी जो है वो खुशहाल नहीं है। लोगों के पास रोजगार के मौके नहीं है। जब रोजगार नहीं होगा लोगों के पास, बेरोजगारी होगी, तो लोग फिर क्या करेंगे? वो जराइम की तरफ बढ़ते हैं। अब जब जराइम होते हैं तो उसमें हमारी पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि इन जराइम को कंट्रोल करने की कोशिश करे। अब अगर किसी के साथ कोई इंसिडेंट होता है तो सबसे जी, मैं लियाकत अली खान साहब मौजूद थे और किसी वजह से जो है उनकी कॉल कट गई है। और वाकई ये बात बड़ी उन्होंने अहम की है कि बेरोज़गारी एक ऐसा पहलू है कि जिसकी वजह से लोग जराइम का सहारा लेते हैं। जब उन्हें अपने घर के अखराजात और अपने बच्चों के पेट भरने होते हैं तो फिर वो भूल जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। मगर खैर, इस चीज़ की तमीज़ जो है वो हमारा दीन सिखाता है, और एक बड़ा बुनियादी सी एक इंसानियत की चीज़ भी है कि आपको अंडरस्टैंड करना होता है कि क्या मेरा है क्या मेरा नहीं है, और कौन कौन से रास्ते हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है और कौन से रास्ते ऐसे हैं जिनको हमें किसी भी सूरत जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही कहा फ़हीम आपने। एक तो ये वजह है कि हमारे यहाँ बेरोज़गारी है, महंगाई है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो लोग आसान जो रास्ता है वो देखते हैं। इसके अलावा सज़ाओं का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि मुजरिमों को इस चीज़ पर उकसाता है, क्योंकि हमारे यहाँ सज़ाएँ उस तरह से नहीं होती हैं, और अगर होती भी हैं तो बहुत सालों लग जाते हैं कि केसेस में। मेरे ख्याल है अगर सज़ा जल्दी हो तो मेरे ख्याल है किसी भी मुजरिम की दोबारा हिम्मत ना हो कि वो दोबारा से जो है वो जुर्म कर सके। एग्जैक्टली ऐसा है। हमारा इस प्रोग्राम में बैठ के इस हवाले से बात करने का मकसद सिर्फ यही है कि हम इन चीज़ों को हाईलाइट कर सकें और जो बरसरे इक़्तिदार हमारे जो बड़े हैं वो देख सकें कि वाकई ये मामलात बढ़ रहे हैं और इसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। जिन अवाम में से जिन लोगों के साथ ज़्यादती होती है, आपसे सिर्फ यही दरख्वास्त है कि कोई भी वाक़या होता है आप जाके पुलिस में रिपोर्ट करवाने की